रिस्क बुलेट में है सीधा। Orders for goods or services are made without approval. अब विदाउट अप्रूवल। नेक्स्ट पे हैं जी। Orders may be placed with suppliers who are not on the approval list. ठीक है। For large orders, suppliers are not. अच्छा मेरी बात सुनिए, ये देखें, इसने 2-3 पॉइंट लिखे हैं, हमने इससे ज़्यादा डिस्कस करनी है। और जो मैंने उससे बातें की हैं ये जेनेरिक सी बातें, इसमें कोई इसके पीछे कोई बायोलॉजी, कोई फिजिक्स, कोई ऐसी कोई एनाटॉमी, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सादी सी बातें। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे चलेंगे, आपके साइज को स्किप करें, आगे चलेंगे, हम कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो सिस्टम है ना, समझना स्टूडेंट सिस्टम है क्या। ठीक है, अच्छा लास्ट पॉइंट पढ़े जी। लास्ट पॉइंट क्या सर? For large orders, suppliers are not asked to submit tenders. अच्छा लास्ट जो टेंडरिंग सिस्टम होता है, टेंडरिंग ये हमेशा बड़े ऑर्डर्स के होता है। बड़े, आपने एक प्लाजा बनाना है तो आप उसके लिए टेंडर देते हैं कि बिड दें, हमें आगे वो सारा चलता है। ठीक, टेंडर देते हैं, टेंडर की बिड आती है, फिर बिड की सिलेक्शन होती है। ये होता है लार्ज में। आपने ये रोड बनानी है, या कोई क्रश चाहिए, या कोई सीमेंट चाहिए, आप टेंडर दे देते हैं। छोटे में नहीं है कि घर का वॉशरूम की टूटी ठीक करानी है, आपके जी मैं टेंडर देने जा रहा हूँ अखबार में तो कोई उसके बिड लेके नहीं आएगा। कम मोहल्ले में टेंडर दे सकते हैं। सॉरी, मोहल्ले में टेंडर दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा पढ़े लास्ट पॉइंट दोबारा। For large orders, suppliers are not asked to submit tenders. When suppliers are asked to tender, the order might not be given to the supplier, quoting the laws. अच्छा ये पॉइंट इतना मज़े का नहीं लिखा इसने। ये पॉइंट ना पहले कहता है कि लार्ज कस्टमर्स, लार्ज ऑर्डरिंग के लिए आपको टेंडर देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा एक तो होता है टेंडर। टेंडर होता है जब आप बड़ी सप्लाई लेने जाते। आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 60,000 लैपटॉप खरीदने, यहाँ टेंडर समझ आता है। लेकिन मैंने घर के लिए एक लैपटॉप खरीदना है तो मैं टेंडर, समझ रहे हैं? उसका तरीका क्या होगा? मैं क्या करूँगा, मैं खुद मार्केट जाऊँगा और ख़ुद वहाँ से कोटेशंस लेके आऊँगा। ठीक है, इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आप छोटा ऑर्डर भी था तो कोटेशंस ली नहीं आपने। हमने नहीं पढ़ा था ना कोटेशंस, तो हमने कोटेशन एक के बाद ही ऑर्डर लेके आ गए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगली बात है ना कि आपने ऑर्डर उसको प्लेस नहीं किया जिसकी प्राइस थी। देखिए हमेशा प्राइस पे आप ऑर्डर नहीं दे रहे होते, क्वालिटी भी दे रहे होते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, उसकी जो सप्लायर की मार्केट पर रेपुटेशन है उसमें भी दे रहे होते हैं आपकी। ये एक प्रोडक्ट होती है, वो है ही इसके पास, जो बाकियों के पास है लो क्वालिटी। वो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे इब्राहिम फाइबर्स है, एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी एग्जांपल डालते हैं उसे समझाने के लिए। उनके पास फाइबर है हाई क्वालिटी, उनके साथ की 1-2 कंपनी से बंद हो गई, अब वो मार्केट में अकेले बैठे हूँ। अल्टरनेट जो फाइबर अवेलेबल है वो चाइना का है, वो लो क्वालिटी है। अब यहाँ पे ऑर्डर करने जाए कि जी जो कोटेशंस नहीं ली, तो किससे लेते? समझ गए? तो ये सारा सिनेरियो बताएगा आपको किस सिनेरियो में बैठे, समझ गए? तो रिस्क क्या आ गया जी? आपने अप्रूवल के बगैर ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अनअप्रूव्ड सप्लायर को कर दिया, लार्ज आपका था ऑर्डर टेंडर नहीं किया, लार्ज ऑर्डर था डिस्काउंट नहीं लिया, छोटा ऑर्डर था कोटेशन नहीं ली, और कोटेशन की सिक्योरिटी नहीं करके बेस्ट कोटेशन को आपने अवॉर्ड नहीं किया। इसने सिर्फ प्राइस की बात की, ये छोटी बात है, बात समझ लें आप। एक देखें आप, मेरी स्पिनिंग कंपनी है, मैं हाई क्वालिटी यार्न बनाता हूँ, उसके लिए मुझे हाई क्वालिटी फाइबर चाहिए। मैं क्यों प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? मैं क्यों चाइना का खरीदूँ? मेरा ब्रांड है, मेरी रेपुटेशन है ब्रांड की, क्वालिटी है, मैं क्वालिटी पे लीड कर रहा हूँ मार्केट को। ठीक है, तो ये पॉइंट है प्राइस वाला, ये हर जगह सूटेबल फॉलो करेंगे। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मैं नहीं पढ़ा रहा आपको,
पढ़ लेंगे खुद ही। और जी क्या होनी चाहिए कि जी कोई ऑर्डर प्लेस ना हो जब तक उसकी अप्रूवल ना हो। ऐसे सप्लायर को ऑर्डर दें जो सप्लायर लिस्ट में अवेलेबल, डिस्काउंट क्लेम किए बगैर ऑर्डर ना दें, कोटेशन की स्क्रूटनी के बगैर ऑर्डर ना दें, लार्ज ऑर्डर टेंडर के बगैर ऑर्डर ना दें। यही है ना सारे, यही है ना। मैं स्किप कर रहा हूँ उसे, लेकिन मैं इस कॉन्फिडेंस से स्किप कर रहा हूँ कि 3.2 में रिस्क्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं वो इससे ज़्यादा बेहतर है और प्रैक्टिकल है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाएं। प्रिंसिपल कंट्रोल्स, कंट्रोल क्या होनी चाहिए? पहले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फिर परचेज ऑर्डर शुड बी सीक्वेंशियली नंबर्ड, फिर और क्या होना चाहिए? कोई ऑर्डर उस वक्त प्लेस ना हो जब तक एचओडी की अप्रूवल ना आ जाए और जब तक चीफ एग्जीक्यूटिव की अप्रूवल ना आ जाए। किसी ऐसे सप्लायर को ऑर्डर रिसीव ना हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस चेक। सर्टेन क्वांटिटी से ऊपर आप ऑर्डर परचेज की एंट्री ना कर सकें जब तक आपने डिस्काउंट लिया, सिस्टम ऑफ के डिस्काउंट लो। ठीक है, सिस्टम को डिस्काउंट लेना भूलने ना दे। लास्ट पॉइंट कहता है कि जब कोटेशन आए तो कोई सीनियर मैनेजर हो हु शुड कंफर्म द कंपेटिटिव टेंडर्स या कोटेशंस। अच्छी कोटेशन कौन सी है उसको स्क्रूटनी करने के बाद उसका ऑर्डर दे। ये सारे ने परचेज सिस्टम में पढ़ा था, याद है कि जो बेस्ट कोटेशन है उसको हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्लियर है जी? चलें आगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लेंगे खुद ही। अगर कंट्रोल्स पढ़ ली हैं तो टेस्ट करना उसको फेयरली आसान है, कोई मसला नहीं है। आगे आ जाइए रिसीविंग गुड्स पे। रिसीविंग गुड्स में क्या रिस्क हैं? नीचे से नहीं देखना आपने, बुक से नहीं देखना है, खुद बताएं क्या रिस्क है रिसीविंग गुड्स में। ऑर्डर किया था गुड रिसीव ही नहीं की, ऑर्डर किया है गुड्स और ट्वाइस कर ली, उसने ट्वाइस ऑर्डर रिसीव कर लिया था या रिसीव ही नहीं किया आपने, और गुड्स आई हैं ए से, एंट्री आपने गलती कर दी है, और डिस्काउंट मिला एंट्री नहीं की उसकी। ठीक है, पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ। अब देखिए इसने क्या किया, रिस्क एंड ऑब्जेक्टिव इकट्ठे कर दिए, क्योंकि टेक्निकली एक ही चीज है, रिस्क और इकट्ठे कर, या इस तरह से ऑब्जेक्टिव खत्म कर देना। क्या कहाँ बात रह जाएगी? रिस्क क्या है, कंट्रोल एक्टिविटी क्या है, ये हो जाएगा अल्टीमेट। जैसे आगे चलते रहेंगे अल्टीमेटली वो जो दो चीज़ें मैंने कही ना कि असल में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रह जाएंगी। अच्छा आगे हैं जी, क्या कहता है? आपने ऑर्डर नहीं किया, गुड्स आ गई, ये कैसे होगा? क्योंकि सेल्स सिस्टम में वो उसने ऑर्डर रिसीव किया था ए से, लिख दिया भी, आप बैठे हुए हैं, घर में बेल होती है, ठीक है, सामने डिलीवरी बॉय आता है पिज़्ज़ा लेके, आप कहते हैं मैंने ऑर्डर नहीं किया है, आप कहते हैं ब्लॉक क्या, मेरा सी ब्लॉक है जी, नहीं हो सॉरी तो बी ब्लॉक उन्होंने दिया था। ठीक है, होता है ना ऐसे, एग्जैक्टली से नहीं कंपनीज में। आगे there is a risk that company may fail to claim discounts from suppliers. डिस्काउंट वाली बात मैंने कर ली है। तीसरा क्या कहता है? There is a risk that supplier may invoice for goods that have not actually been provided. That had not actually been, कि उसको इनवाइस आ गई है, गुड्स आई हैं, या जो गुड्स आई हैं और इनवाइस ही आपस में टैली नहीं कर रही, क्योंकि सेल्स में पड़ गए हैं ना, किसी ने सिक्वेंशली चेक करना था, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी थी, इनवाइस क्यों किसी ने की नहीं, गलत इनवाइस आ गई, गुड्स आई हैं 800, वहाँ लिखा हुआ है 80 उड़ा हुआ। हमने ऑर्डर प्लेस किया 245 पे पर टी शर्ट पे, पर टी शर्ट वो 254 पे लिखा हुआ, टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, पता है 68 को 86 लिख दी, 54 को 45 लिख दी, समझ गए?
अच्छा आगे प्रिंसिपल कंट्रोल्स से होने चाहिए, जल्दी से पढ़ें इसको ये। A copy of all delivery notes should be retained with the signature of the member staff who took receipt and checked the goods. ठीक है, जिसने रिसीव किया वो एक तो एक्नॉलेजमेंट दे। अच्छा एक्नॉलेजमेंट किसने लेनी है? सेल्स वालों ने। उसकी कॉपी करके अपने पास भी रख लेंगे, हमने एक्नॉलेजमेंट दी थी, हमने एक्नॉलेजमेंट दी थी। आगे हैं जी। Goods receipt note should be produced for each delivery from the delivery note or after a physical count of ठीक है, items. हमने क्या पढ़ा हुआ था कि जैसे ही गुड्स इन्वर्ट बने उसका इंस्पेक्शन रूम में जाएं, फॉर इंस्पेक्शन नोट बने, कितनी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी क्या कुछ आया, पढ़ा हो ना हमने, एग्जैक्ट वो बात है। सर इससे पीछे जो आपने एग्जांपल दिए वो दोबारा रिपीट करना। कौन सी वाली? आपने भी कहा था कि सेल से रिलेट किया था आपने, इससे ऊपर वाली एंड पेरा टुक रिसीट एंड चेक द गुड्स, आपने इसको सेल से रिलेट किया था। हाँ वो ये है कि जो इनवाइस आपके पास आए, देखें इनवाइस टैली कर रही है गुड्स के साथ, क्योंकि सेल्स हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा सेल्स वालों की ड्यूटी है कि वो इनवाइस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करें। हो सकता है उसमें गलत इनवाइस बनाती, क्वांटिटी गलत हो गई, क्वालिटी गलत हो गई, कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गई। काफ़ी कैलकुलेशन है कि रेट मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी, रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, फिर अमाउंट निकली, फिर उसमें सेल्स से ऐड हुआ, फिर हो सकता 6-7 तरह की क्वालिटी, तो इतनी उसमें इन्वाइसेस में कोई गलती हुई। ठीक है, तो आप चेक कर लें, अगर ये ना कि किसी नलायक बंदे ने इन्वाइस में नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट चेक ही नहीं की, आप तक गलत इन्वाइस आ गई। चेक करें परचेज जैसी गुड्स इन्वर्ट बने और इंस्पेक्शन रूम में जाते साथ सबसे पहले क्या देखें, इन्वाइस क्या आई है, गुड्स क्या आई हैं, इन्वर्ट क्या बना है और हमने ऑर्डर क्या प्लेस किया था, आपस में टैली कर, समझ गए जी? याद रहेगा। अच्छा इसमें ना, इसमें थोड़ी चीज़ याद रखनी है आपने, कई दफ़ा ये लंबा प्रोसेस हो जाता है, ये प्रोसेस ख़ास तौर पर जब आपकी स्पिनिंग इंडस्ट्री है ना, कॉटन में क्या होता है, आप पूरे साल की कॉटन इकट्ठी खरीदते हैं, ऐसे ही है ना, आपने कॉटन ये काफ़ी लंबी चौड़ पीरियड के लिए ख़रीद लेते हैं, आपने कॉटन खरीदी तो 6 ट्रक आए हुए, आप उसमें क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। स्पिनिंग रूम के अंदर लेबॉर्ट्रीज होती हैं, अंदर क्या होती हैं, लेबॉर्ट्रीज में जाते हैं, हम चेक करते हैं कि इसमें ये क्या है, कॉटन जो हमने ऑर्डर की थी वही है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसमें मॉइस्चर कितना है, इसमें ट्रैश कितनी है। ट्रैश देखें ना, वो नवाब शाह से शक्कर से चली है, पॉइंट की वजह से ट्रैश ऐड होगी, मॉइस्चर उसका कम हो गया, धूप में पड़ी, फिर यहाँ का देखते हैं क्या कितना वेट आया, हो सकता है वहाँ से 1000 kg वेट चलाओ, यहाँ पहुँचते पहुँचे वो 950 रह गए, तो फिर आप उनको बताते हैं कि मेरी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट ये है, फिर वो आपको रिवाइज इनवाइस करके भेजते हैं आपकी लैब की रिपोर्ट पे, ठीक है। या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी साथ आया होता है जिसके सामने टेस्ट हो होते हैं, वो 2-3 जगह से सैंपल टेस्ट ले लेते हैं कॉटन के। सर फार्मिल के बाहर भी इसी तरह गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, फिर उसके क्वालिटी टेस्ट होता है, फिर जाके वो आगे, ठीक है। आगे हैं जी। Goods receipt note should be produced for each delivery from the delivery note or after a physical count. फिजिकल काउंट करने के बाद, ठीक है, ये फिजिकल काउंट को मैं हमने इंस्पेक्शन रूम पढ़ा हुआ, इंस्पेक्शन नोट बनता है। आगे हैं जी। A member of the account staff or purchasing staff must be responsible for checking discount allowed by supplier. ठीक है, जो डिस्काउंट अलाउड चेक करें कि वाकई इतना डिस्काउंट मिला है। अगला सेग्रीगेशन ड्यूटी मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे हैं जी। All purchase invoices should be checked against the purchase order and a goods receipt note. ठीक हो गया, ये प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा इसको कोशिश करें ग्रुप स्टडी करते हुए पढ़ें, इकट्ठे पढ़ेंगे शायद थोड़ा सा बहुत में सिस्टम देखा ही ना वो आपने, ठीक है। मुझे फिलहाल ये श्योरेंस है कि समझ आ रही है बातें, कंट्रोल्स हजम हो रहे हैं, क्या होते हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं। 3.4 पे है जी रिकॉर्डिंग में क्या रिस्क है, परचेज की रिकॉर्डिंग की ये डबल कर ली, रिकॉर्ड परचेज की ए से बी में कर ली, डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया, यही है ना। इसके देखने क्या लिखा है, पढ़ें जी पहले क्या कहता है, There is a risk that purchase invoices will be recorded for goods or services that were not provided. नॉट प्रोवाइडेड, गुड्स आई नहीं, ठीक है, परचेज की एंट्री होगी, ठीक है। आगे हैं, There is a risk that purchase invoices will be incorrectly recorded in the accounts of supplier. ए और बी वाली एग्जांपल मैंने दी हुई है आपको, ठीक है।
परचेज डेबिट, क्रेडिट करना था, ए को बी को कर दी। आगे हैं। There is a risk that credit will be claimed from supplier. अच्छा, जैसे परचेज नोट वहाँ पे सेल्स में आपका बन रहा था क्रेडिट नोट, परचेज में क्या बनता है? डेबिट नोट। परचेज रिटर्न हुई है, डेबिट नोट ही नहीं बनाया। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल से होनी चाहिए, यहाँ से नहीं देखिए, वैसे बताएं, सिक्वेंशियली नंबर हो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो, और ए बी वाला हरकत ना हो, तो उसके लिए क्या है? रेगुलर स्टेटमेंट मंगवाएं और उसको रिकनसाइल करें। देखें डिस्काउंट जो आए हैं हमने ले लिए, ठीक है, यही पढ़ेंगे ना। देख लें क्या कहते हैं इसको, Purchase invoice must be checked against परचेज ऑर्डर्स। ये आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। फौरन देखें जो ऑर्डर किया था वही इनवॉइस है, वही क्वालिटी है, वही क्वांटिटी है, वही रेट लगा है, ठीक है। अच्छा, आगे है सेकंड, रेगुलर स्टेटमेंट। मैं स्किप कर रहा हूँ पूरा पॉइंट। तीसरे में कहते हैं रिकॉन्सिलेशन, जब स्टेटमेंट आएंगे रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। और चौथे पॉइंट में कहता है डेबिट नोट शुड बी क्रिएटेड। डेबिट नोट, सीक्वेंशियली नंबर डॉक्यूमेंट जनरेटर। ठीक है जी, आगे आ जाए। पेरोल सिस्टम। अच्छा, पेरोल सिस्टम हम इसमें वैसे कल पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ समझा रहा हूँ पेरोल तक। पेरोल को एचआर सिस्टम भी कहते हैं, टाइम सिस्टम भी कहते हैं, टाइम डिपार्टमेंट भी कहते हैं अक्सर, ठीक है। एचआर, टाइम डिपार्टमेंट। अच्छा, क्लॉक सिस्टम भी कहते हैं, तो परेशान नहीं होना इनसे, ठीक है। क्लॉक इन क्लॉक आउट अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं, क्लॉक इन क्लॉक, यहाँ भी हम बुक में भी करेंगे। सैलरी भी करते हैं, ठीक है। इसने क्या किया 4.1 में अगर हम आए तो सेल्स एचआर सिस्टम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। आसान है, मज़े का है। 4 कैटेगरी पहली कौन सी है? कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले सैलरी शीट बनती है, पढ़ा हुआ है हमने। फिर एचआर डिपार्टमेंट सैलरी शीट बनाता है, फिर सैलरी शीट की उस पर साइन करता है जो जिसने बनाई है, फिर एचआर डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करता है, फिर वो जाती चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी उसको अप्रूव करता है, फिर वो कैश एंड बैंक सिस्टम में जाती है पेमेंट के लिए। ऐसे होता है ना। तो पहला, सबसे पहला क्या है? कैलकुलेशन, ग्रॉस सैलरीज एंड, जब आपने सैलरी शीट बन गई, जिसका मतलब सैलरी का एक्सपेंस इनकर हो गया, सैलरीज डेबिट, सैलरीज पेएबल, ये एंट्री आएगी, ये एंट्री आएगी ना। तो सेकंड क्या है? रिकॉर्डिंग। फिर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड अदर डिडक्शंस, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड अदर डिडक्शंस। ये टैक्स एंड अदर डिडक्शंस क्या होती हैं? ये आपने याद रखना है। सैलरीज जो एचआर सिस्टम होता है ना, वो 2 तरह की डिडक्शन करता है। कितनी तरह की? एक होती है उसे कहते हैं वॉलंटरीली जो डिडक्शन है, वॉलंटरी डिडक्शंस, ठीक है, समझ गए। और दूसरा है कंपल्सरी डिडक्शंस। दूसरा क्या जी? कंपल्सरी डिडक्शन का एग्जांपल क्या है? टैक्स। वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आपके टैक्स काटेंगे ना काटें, समझ गए? क्लियर? हाँ, लेकिन ये फ्लड आ गया, उन्होंने एक स्कीम चलाई कि यार सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। फिर आपसे पूछेंगे जी आप देना चाह रहे हैं, कितना देना चाह रहे हैं फिलहाल फंड में, या ठीक है। सर ये जो प्रोविडेंट फंड वगैरह है ये कंपल्सरी है? कंपल्सरी होते हैं, ठीक है, समझ गए। फिर कई दफ़ा आपने कंपनी से लोन लिया होता है, फिर वो आपसे पूछते हैं जब लोन लिया इसकी रिकवरी कैसे होगी? आप कहते हैं इसको 24 सैलरीज में से काट लें, मंथ में काट लें, फिर हर महीने उसकी सैलरी डिडक्शन हो रही होती है, ठीक है। कुछ जगहों पर बड़ी सख्ती होती है, वो आपसे पूछे बगैर काट लेंगे उतनी। कुछ पूछ लेते हैं कि जी आप इस दफ़ा कितना टेस्ट करना चाह रहे हैं, अगली दफ़ा कितना टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाता है आपको। तो बहर 2 तरह की डिडक्शन होती हैं, कंपल्सरी और डिडक्शन के बाद आपने चौथा क्या है? पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट ऑफ, ठीक है जी।
पेरोल डिपार्टमेंट से ऑपरेशन हम कल पढ़ेंगे।